केजरीवाल वाला सिस्टम है, उसने जैसे मान लो दिल्ली को अपन एक राज्य समझ लेते हैं, दिल्ली में उसने 300 यूनिट फ्री कर रखी है, ठीक है। अब क्या प्रधानमंत्री ने कभी ये कहा कि तूने 300 यूनिट बिजली क्यों फ्री कर रखी है, गलत है, कह सकता है कि नहीं कह सकता। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। ये सिस्टम कहाँ रखा, बेल्जियम में रखा। ये सिस्टम कहाँ रखा, बेल्जियम में रखा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। उसके बाद तीसरा नियम ये था कि फ्रेंच भाषा के लोग, सीधी सी बात है कि फ्रेंच भाषा के लोगों को क्या दे दिया, मंत्री पद दे दिया, लेकिन बोला कि भाई हम तो कम हैं, हमें तो कुछ दो, हम तो कम हैं, हमें तो कुछ ऐसी पोस्ट दो जिससे हम भी थोड़ा बहुत खुश हो जाएं। तो बोला ठीक है, जो राष्ट्रपति बनेगा वो किसका बनेगा, डच का बनेगा। जो ब्रुसेल्स का जो बेल्जियम का राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बनेगा, डच ही बनेगा। चलो ठीक है, खुश। अब उसने बोला कि एक और सरकार हुआ करेगी, दो हो गई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी 3 है, हमारे यहाँ भी 3 गवर्नमेंट है। कितनी गवर्नमेंट है, 3 गवर्नमेंट है। कितनी गवर्नमेंट है, 3 गवर्नमेंट है। तीनों गवर्नमेंट अपने अपने काम करती है, समझना। केंद्र सरकार में जो चुनाव होते हैं, भारत पे ले लेते हैं, भारत से बेल्जियम समझ लेंगे। जो पार्टी खड़ी होती है वो अपना चुनाव चिन्ह पेश करती है। बीजेपी कमल, कांग्रेस हाथ, आम आदमी झाड़ू, बसपा हाथी, सपा साइकिल, है ना, और AIMIM का पता नहीं मेरे को, AIMIM का पता नहीं। इस तरीके से ये फिक्स है। उन्होंने चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग ये है ना, एक संस्थान है भारत में जो चुनाव करवाती है, ये चुनाव आयोग है। इसमें इन्होंने, बीजेपी ने अपना वो दे रखा है कि भाई मेरा सिंबल कमल का फूल रहेगा, कांग्रेस ने दे रखा है कि मेरा सिंबल हाथ रहेगा, बसपा ने दे रखा है मेरा सिंबल हाथी रहेगा, सपा ने दे रखा है मेरा सिंबल साइकिल रहेगा। ऐसा फिक्स कर रखा है, ठीक है। स्टेट में भी अपना अपना होता है। अब आ जाओ स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में तुमने देखा होगा, लोकल गवर्नमेंट में तुमने अच्छी तरीके से देखा होगा, सरपंच के चुनाव देख लो, बल्ला, सिलाई मशीन, अलमारी, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है। मतलब उनके चुनाव चिन्ह किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह किसी पार्टी से संबंधित नहीं। जो मन में हो रख लो, लेकिन आगे बताना पड़ता है भैया कि मैंने ये चुनाव चिन्ह रखा है, ठीक है। अब वो लोकल सरकार बेल्जियम में भी थी भाई। बेल्जियम में ये थी कि तीसरी जो गवर्नमेंट बनेगी, थर्ड जो गवर्नमेंट बनेगी, मान लो डच वाले लोग ज्यादा हैं और फ्रेंच वाला कैंडिडेट जीत गया, डच वाले लोग ज्यादा हैं वहां पर और फ्रेंच वाला जीत गया, तो उस फ्रेंच वाला जो जीता है उसका ये ध्यान रखना पड़ेगा उसको कि डच वाले लोगों की एक तो जो भी फीलिंग्स हैं, धार्मिक फीलिंग्स जो भी हैं, जो भी अपने धर्म के हिसाब से है, उसको एक तो हानि नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंच वाला जीत गया तो फ्रेंच वालों की ही सुन रहा है, डच वालों की नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं होगा। फ्रेंच वाला है तो डच वालों की पूरी फीलिंग, उनका नियम, उनके सब बराबर रखेगा दोनों को, ना किसी को ज्यादा नहीं तोलेगा। स्थानीय गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेट होती है। इसमें अगर जैसे मान लो डच वाले ज्यादा हैं, डच वाला जीत गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंच वालों की जो उनके धर्म की है, उनकी संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उस कल्चर को खत्म कर दो, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, चाहे जीते कोई भी। फ्रेंच जीता तो फ्रेंच वाला डच वाले की रेस्पेक्ट करेगा, डच वाला जीता तो फ्रेंच वाले की भी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जर्मन की तो बात हो ही नहीं, बेचारा 1% है, वो तो दोनों में ही खुश है। आई बात समझ में? ये 4 नियमों से
इन 4 नियमों से क्या हुआ? बेल्जियम सुधर गया। बेल्जियम सुधर गया। इन 4 नियमों से बेल्जियम के बीच में जो बहुत बड़ा डिस्टेंस था ना, 2 कार्य, जो भाषा के लोगों का, हमारे भारत में लड़ाई नहीं होती। किसी टाइम पे आंदोलन हुए थे भाषा के ऊपर। देखो, हालांकि साउथ इंडिया जो है, दक्षिण भारत जो है, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानता है। साउथ वाले जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते हैं। वो सेकंड लैंग्वेज को, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज देते हैं। फर्स्ट है लोकल लैंग्वेज। तमिल वाला तमिल बोलेगा, तेलुगु वाला तेलुगु बोलेगा, मलयालम वाला मलयालम बोलेगा, है ना, जो है उनकी कन्नड़ भाषा बोलेगा। सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज वो देते हैं इंग्लिश को। सेकंड लैंग्वेज किसको देते हैं? इंग्लिश को। बहुत दूर मत जाओ, देखो हमारे 5-6 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा दोनों मानते हैं। नेशनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज एक ही है। एक हमारा राजस्थान है। राजस्थान की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। यूपी है, यूपी है, हिंदी। बिहार है, हिंदी। हरियाणा है, हिंदी। पंजाब तो चलो, पंजाब तो नहीं है, पंजाबी भाषा पढ़ाई जाती है वहाँ पे। मध्य प्रदेश है, हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का, हाँ छत्तीसगढ़ में भी शायद हिंदी पढ़ाई जाती है। झारखंड हिंदी। कुछ जम्मू नहीं है, मुंबई, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मराठी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो 4-5 राज्य ही ऐसे हैं जो भारत की राष्ट्रीय लैंग्वेज को राज्य लैंग्वेज का, स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ब्रज है, शेखावटी है, ब्रज शेखावटी है, ढूंढाड़ है, रेवात है। कौन सी बोलेंगे? कौन सी लैंग्वेज को फिक्स करें? हिंदी सही है। मारवाड़ में बोल दिया, वहाँ तो मारवाड़ जानते नहीं, वो अठीना बठीना करेंगे, चल निकल भाई। हम उधर से इतना उतर करें तो पता नहीं तो उतर क्या कर रहे हो, है ना। ये कंफ्यूजन रहता है ना। तो हमारी लैंग्वेज फिक्स है, हमको हिंदी पढ़ाई जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है, हम अपनी लोकल लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। तुम्हारे जो ये कवि हैं, ये जो कवि हैं, कई ब्रज की भी पढ़ाई करवाते हैं, कोई इधर के आसपास राजस्थान के जगह जगह के कोई लोग होते हैं तो उनकी देते हैं आजकल। तो जिससे ये भी पता रहता है कि भाई, जैसे तुम्हारा 2 नंबर चैप्टर है परशुराम लक्ष्मण संवाद, अवधी भाषा है, वो अवध की अवधी भाषा है। यूपी की जो अयोध्या है ना, वहाँ की भाषा है। तो ये अलग अलग है। अब आ जाते हैं खलील की कहानी पे। खलील भी भैया बहुत अच्छा इंसान था। खलील है ना, उन माँ बापों का बच्चा था जो अपने धर्म को सही तरीके से बता नहीं सकते थे। पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई था। पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई था। ईसाइयों में 2 टाइप होते हैं, ठीक है, कैथोलिक, एक डेमोक्रेट। कैथोलिक और एक पता था ना, साइंस का फॉर्मूला होता है। तो होता है कैथोलिक होते हैं, एक डेमोक्रेटस कुछ ऐसा होता है, 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई था। माँ थी सुन्नी मुसलमान। माँ थी, हो गया भैया प्यार क्या है, जैन मटक्का हो गए होंगे, शादी कर ली होगी। उधर से आई डू, इधर से कबूल है भाई। वो आई डू बोलते हैं, आई डू, यस आई डू, इधर से। अब वो देखो, इनका एक शेर था, सुनो, इनका एक शेर था जहां पर खलील जो था ना, लेबनान देश है, क्या है, लेबनान देश, और लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। ठीक है, अब बेरूत जो है ना, वहां पर ज्यादातर बच्चे जो है ना, मतलब ज्यादातर घरवाले, वहां के जितने भी घर हैं,
और ज्यादातर लोग है ना लव मैरिज वाले रहते हैं वहाँ पे। कहाँ पे सर? बेरूत में। बड़ा याद आ रहा है कहाँ पे सर, वैसे नहीं पूछता। देखो इसमें लिख रहा है गृह युद्ध के समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता बैठकर विभिन्न समुदाय के बीच में सत्ता बंटवारे के कुछ बुनियादी, देखो मुस्लिम और ईसाई दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, ऐसा बेल्जियम जैसा सिस्टम सेट करना चाहते थे कि दोनों आपस में न लड़े। ऐसा सिस्टम सेट करते हैं ताकि ये दोनों भविष्य में ये दोनों वर्ग आपस में युद्ध ना कर बैठे, क्योंकि पहले युद्ध हो चुका था इस मामले में। इन्होंने क्या है, देखो युद्ध हो चुका था, लेकिन इसमें क्या था नियम, वहां पे भी यही सेट हुआ था। इसमें लिख रखा है देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का, मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक होगा। राष्ट्रपति कौन बनेगा भैया वहां पर लेबनान का? कैथोलिक वाला बनेगा, जो कैथोलिक ईसाई है। कौन बनेगा? कैथोलिक ईसाई बनेगा। और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? ऑर्थोडॉक्स ईसाई बनेगा। प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? कैथोलिक। प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? कैथोलिक। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? ऑर्थोडॉक्स। वाइस प्रेसिडेंट कौन बन रहा है? ऑर्थोडॉक्स। अब प्रधानमंत्री की बारी आ गई। प्रधानमंत्री तो भैया सुन्नी मुसलमान होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा? सुन्नी मुसलमान। चलो ठीक है, समझौते हुआ। कह रहा था क्या? राष्ट्रपति कैथोलिक, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन था? ऑर्थोडॉक्स। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सुन्नी मुसलमान। कौन बनेगा? सुन्नी मुसलमान बनेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन खलील जो था ना, खलील वो ना तो अपनी माँ के धर्म को मानता था और ना ही वो अपने पिता के धर्म को मानता था। वो किसी धर्म को नहीं मानता था। वह असल में ये था कि अगर कोई सुन्नी मुसलमान उससे बात कर रहा है तो वो सुन्नी मुसलमान बन जाएगा, कोई ईसाई उससे बात कर रहा है तो ईसाई बन जाएगा। मतलब वो दोनों धर्मों का क्या कर रहा था? आदर सम्मान कर रहा था कि भाई मेरा धर्म कुछ नहीं है, लेकिन मैं दोनों धर्म को आपस में समान मानता हूँ, पवित्र मानता हूँ। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि वहां पर है ना बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, इसलिए डर लगता था। देखो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। सीरिया ना, सीरिया देश, सीरिया जो देश था वो एक आतंकवादी अल बर या नाम कुछ ऐसा ये है इनका, अल बर बगदादी नाम है, पीछे इसका बगदादी। उसने है ना सीरिया को खत्म कर दिया एक तरीके से। सीरिया एक देश, खूबसूरत देश था। जैसे कि अच्छी तरीके से समझो तो अभी रिसेंटली लड़ाई चल रही है रूस की और यूक्रेन की। हाँ सर, यूक्रेन को ठीक है, रूस की और यूक्रेन की। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ है, लगभग यूरोप तो यूक्रेन के साथ है, अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका ने चढ़ा दिया, अमेरिका ने मैं तेरे साथ हूँ, बढ़ गया यार, क्या टेंशन है। जैसी बात हुई, जैसे युद्ध शुरू, अमेरिका कर मैं तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, यही लड़ रहे हैं आपस में, सुलझा लेंगे। पहले क्या करा था, एक संस्थान है नाटो, उसके नाटो अमेरिका कह रहा था कि अब नाटो का देखो नाटो है ना, अमेरिका ने बनाया खुद के लिए। नाटो अमेरिका ने खुद के लिए बनाया है। नाटो में 12 देश थे शुरू में जब बना ना, कितने देश थे? जो इसका नियम ये है कि अमेरिका अगर ये यूक्रेन इसमें जुड़ जाता, नाटो का नियम क्या है कि 12 देशों के अंदर अगर किसी इन 12 देशों पर किसी अन्य देश ने हमला कर दिया, 12 देश पर अगर किसी अन्य देश ने हमला कर दिया तो बचे हुए 11 देश मिलकर उस देश को खत्म कर देंगे। अमेरिका जब रूस के टुकड़े कर दिए थे ना, सोवियत संघ के, यूएसएसआर के 16 टुकड़े कर दिए, तो अमेरिका उस वक्त का सबसे पावरफुल देश बन गया था, सबसे भयंकर मतलब पावरफुल देश बन गया था। अब इसने क्या करा कि मुझसे कौन कौन लड़ सकता है, किसमें थोड़ी बहुत ताकत है, तो उनको इकट्ठा करा, एक संस्था बनाई नाटो।
मतलब अमेरिका वाले इन 12 देशों की सेना, अमेरिका अपनी सेना को इन 12 देशों में भेज सकता है। बच्चे कच्चे 11 देश अमेरिका में सेना भेज सकते हैं, आपस में मैत्री संबंध मतलब फ्रेंडशिप में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता तो अमेरिका की सेना कहाँ पहुंच सकती थी? यूक्रेन पहुंच जाती, रूस के पास, और रूस ही नहीं चाहता था कि मेरे पास कोई दूसरा देश आवे। यूक्रेन अपना साफ काम चल रहा था। वो पिक्चर देखिए RRR, उसमें गाना है नाचो नाचो वाला, उसकी शूटिंग ही नॉट इसमें यूक्रेन में हुई थी, उसकी शूटिंग यूक्रेन की है वो, ठीक है। तो अब अमेरिका ने चढ़ा दिया, वो चढ़ गया। वो जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ना, पता कौन है? वेलेंस्की कुछ ऐसा नाम है, पता कौन है? जैसे अपने लाफ्टर चैलेंज नहीं होता, हंसी मजाक करवाने वाला, वो है वहां का राष्ट्रपति। मजाक मजाक में देश निपटा दिया, मजाक मजाक में देश निपट गया, और खुद फोटोशूट करवाता है अपनी बीवी के साथ। ये टैलेंट है, ऐसी टेंशन में फोटोशूट। अब देखो पेज नंबर 8 पे अगर देखा, पेज नंबर, अरे आगे आ जा, आगे आ जा। तुम्हारी लड़ाई भी यूक्रेन और रूस की जैसी है, आगे आ जाओ। ये परमाणु बम अटैक हुआ था, परमाणु हो गया। रीढ़ की हड्डी पे लगी कि हाथ की हड्डी पे लगी? करंट आया होगा। पेज नंबर 8 पे एक टॉपिक है, एक नक्शा बना हुआ है। देखो नक्शा क्या है, एक चित्र बना हुआ है, दिख रहा है? ये जो कार्टून ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो बैठा है, ये व्लादिमीर पुतिन है। ले इसको दिखा दूं? हाँ इसको दिखा दो, ये देख क्या अच्छा लगा। वापस दोनों पड़ा अरे तो बोलिया मत कर, तो ठीक तो है ना? हाँ, ये जो फोटो है ना, ये रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और ये जॉर्ज बुश है। ये जॉर्ज, इससे पहले का जो राष्ट्रपति था वो क्लिंटन था। अमेरिका का राष्ट्रपति का था क्लिंटन। क्लिंटन था तो वो क्या करता था, उसने क्या करा, अमेरिका जब वो राष्ट्रपति बना तो उसने बोला यार युद्ध बुद्ध नहीं चाहिए, अपन तो जलवायु पर बात करते हैं, नेचर कैसे चेंज हो रहा है इसको बचाते हैं। तो ठीक है, अच्छा काम था। लेकिन जैसे जॉर्ज बुश बना ना, तो अमेरिका को एक झटका दिया था। किसने? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान, जो नाम सुना, तालिबानी, उन्होंने एक झटका दिया था। उसमें एक संगठन था, टेररिस्ट ग्रुप था अल-कायदा। उसमें एक था ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन। उसने 19 टेररिस्ट भेजे। कितने टेररिस्ट भेजे? 19 टेररिस्टों ने 4 प्लेन, 4 यात्री विमान, पैसेंजर प्लेन हाईजैक करे। ठीक है, तारीख थी 11/9/2001। सुबह का वक्त था, 9:15 9:30 हो रहे थे। 2 प्लेन न्यूयॉर्क की 2 सबसे बड़ी, सबसे ऊंची बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस बिल्डिंग का नाम था, उसमें घुसा दिए। 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, मतलब ये समझ लो ये बिल्डिंग थी अमेरिका। हाँ, ये बिल्डिंग है ना, तो यहाँ मारा उसने हिट, यहाँ हिट करा, पूरा प्लेन घुसा दिया। उसमें बैठे हुए यात्री सारे मर गए। ठीक है, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 दीवार ऐसे, दो बिल्डिंग थी, एक इसमें घुसा, एक इसमें घुसा। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी बहुत सारी लाइव। ठीक है, एक जो था, अब बचे 2, 4 प्लेन हाईजैक करें, 2 निपट गए, बचे 2 का प्लान ये था, एक गिराना व्हाइट हाउस पे,
एक किस पे गिराना है? व्हाइट राष्ट्रपति भवन पे, व्हाइट हाउस बोलते हैं। और एक गिराना था अमेरिका की मैक्सिमम पॉपुलेशन, मतलब ज्यादा घनी आबादी क्षेत्र पर गिराना था। अब जो पॉपुलेशन पे गिराना था, वो अंदर जो बैठे थे प्लेन वाले, वो समझ गए थे कि भाई मरेंगे तो वैसे भी, चिंता तो छोड़ने से नहीं। हम तो चलो मान लो 50-60 जने हैं, हम मर गए तो कम से कम 6-7 हज़ार को तो बचा के जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो टेररिस्ट थे ना उसमें प्लेन के अंदर, तो उन पर अटैक कर दिया उन्होंने, जिसके कारण वो एक खेत में जाके क्रैश हो गया। हाँ वीडियो देखी। एक खेत में जाके क्रैश हो गया। अब बचा एक जो बचा वो गिरने वाला था, लेकिन अब उन्होंने भी तो यही सोचा अंदर कि बचने तो है नहीं, हवा में घूम रहे हैं, टेररिस्टों का हाथ में स्टीयरिंग है, ये तो है नहीं कि हमको घर छोड़ जाएंगे, ये तो होना है नहीं, मरना निश्चित है। तो उन्होंने भी अटैक किया। तो मतलब एक CIA का ऑफिसर, CIA का पेंटागन बोलता है उसको, उससे पहले उसको गिरा दिया। मतलब इस हत्याकांड में 3000 लोग मरे। कितने लोग मरे? 3000 लोग। यूट्यूब पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है लड़की की कि हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है और हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ आगे क्या होगा। बस इतना ही बोला, उसके बाद तो प्लेन घुसा दिया, बिल्डिंग खत्म ही हो गई। उसमें वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, तो लोग जैसे बरसात नहीं होती, बरसात में थी, बरसात ओले वाली और धमधम आवाज आती है, ऐसे लोग गिर रहे थे। अब सोचो कोई यहाँ से गिरा, क्लियर वीडियोस में है, क्लियर ऊपर से गिरते हुए लोग क्या कि भाई रिपोर्टर्स जो थे ना भाई, अपन तो सेल्फी के बाद में टाइम आया, वहाँ के लोग भाई शुरू का नज़ारा कोई कैप्चर कर रहा होगा, या जब कभी वहाँ पर प्लेन नहीं आता, आज एक प्लेन देख रहे हैं तो देख रहे हैं भाई आज प्लेन क्यों आया, उसका वीडियो बना रहे होंगे। उनको ये थोड़ी पता था कि वीडियो आज वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जो अटैक हुआ है उसका गवाह बन जाएगी। तो इस तरीके से हुआ था। फिर अमेरिका कुछ नहीं किया? अमेरिका ने 2010 साल बाद ओसामा बिन लादेन को मार दिया। और ओसामा बिन लादेन पता कहाँ मिला, कहाँ मिल सकता है? पाकिस्तान पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में। में कहाँ पर? उसके जस्ट पास में मिलिट्री का बेस था, मिलिट्री के लोग रहते थे। पाकिस्तान भाई साहब आतंकवादियों की सबसे सेफ जगह है, और मुंह पे बोल देता है सबसे सेफ जगह है पाकिस्तान। पटाखा फोड़ जाओ और पाकिस्तान भाग जाओ। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन है, कहाँ है? पाकिस्तान। कुछ हमारे लोग मिले हुए हैं। एक बात बताओ, हमें एक देश चलाना है। अब मान लो मोदी और राहुल गांधी का आ जाते हैं, कांग्रेसी तो है यहाँ पे, चिढ़ोगे? देखो मान लो कोई एक ऐसा नियम है, कि मोदी उसको पसंद करता है, राहुल उसको पसंद नहीं करता। चलो मोदी राहुल छोड़ो, को देश भारत पाकिस्तान ले लेते हैं, उसमें ज्यादा मजा आएगा। भारत का मोदी पसंद करता है कोई एक नियम को, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो किसी दूसरे, इमरान खान नहीं है, हट गया वो, दूसरा जो प्रधानमंत्री है वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे तुम दो दोस्तों में लड़ाई होती है, अंदर ठूसे देते रहते हैं एक के, है ना, और बाहर आओ तू तो मेरा दोस्त है, अंदर लड़ाई चल रही है बहुत भयंकर वाली, कहीं पेन जा रहा है, कहीं प्रकार जा रहे हैं, लेकिन बाहर तुम क्या दिखा रहे हो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें विश्व को बचाना है, खुद में उंगली करे जा रहे हो। तो ये है ना, ये जो चित्र है ना, ये जो चित्र है, ये डायग्राम उसी का है।
ये डायग्राम आ गया था ना, देखो ये डेमोक्रेसी लिख रहा है, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखो लोकतंत्र कौन चला रहे हैं? जो एक दूसरे के दुश्मन है। जॉर्ज बुश मतलब अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन मतलब रूस। रूस अमेरिका को पसंद नहीं करता, अमेरिका रूस को पसंद नहीं करता, और दोनों बैठ के चला रहे हैं डेमोक्रेसी। तो मतलब आपस में तो मन ही मन गाली दे रहे होंगे सड़क पे बैठ के गलती से, लेकिन क्या करें, विश्व को तो बताना पड़ेगा। अब तो दोस्त हैं, नहीं बात समझ में? अगर दोस्त होते तो हुआ ये था कि 2005 है ना, 2005 में रूस के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां सौंपी थी। 2005 में चुनाव हुआ, व्लादिमीर पुतिन के पास कुछ पावर आई थी। उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। बहुत कम देखो, ये शायद मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से अमेरिका का पहला राष्ट्रपति होगा जो रूस गया था। मैं तो दुश्मन देश जाके टेंशन में आ जाए। अब आता है संघवाद। 2 मिनट कर दे।